जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित देखेंगे, वो भी जो कि पूरा का पूरा NCERT गणित होगी और प्रश्नावली 1.1 का पूरा सलूशन देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला अध्याय क्या होगा दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये बात नहीं पता तो ध्यान से सुन लेना। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन कौन सी बेटा? परिमेय और अपरिमेय प्रकार की। एक तो होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं में। ठीक है, कैसे? फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। ऐसी संख्या जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा और समझ लो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या देखो, मैं लिख कर समझा दूंगा, आपको थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q, Q डज नॉट इक्वल 0 के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपसे कोई कहे दे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1/2, 4/5, 2/3, 6/5। ये हो गए एग्जाम्पल। कैसे? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q, Q डज नॉट इक्वल 0 के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या? इसके ठीक उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा बेटा? वे संख्या है जिन्हें हम P/Q, Q डज नॉट इक्वल 0 के रूप में यहां नहीं लिख सकते। क्या? यहां इसे इस रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया ये बेसिक बातें। और इसमें क्या पूछता है? और इसमें पूछता है कभी कभी यूक्लिड विभाजन सिद्धांत। मेन यही है। क्या है मेन इसमें? यूक्लिड विभाजन सिद्धांत। चलिए उसे भी लिख दें, यूक्लिड विभाजन सिद्धांत। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। चलिए यूक्लिड विभाजन सिद्धांत समझ लो। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r दिया गया है, जैसे कि a बराबर क्या बेटा? चलिए यहां सही से लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए यहां इस रूप में इसे लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन लेस देन R और ग्रेटर देन B। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो R का मान है 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है, लेकिन B के मान से R का मान छोटा है। अब देखिए यहाँ R क्या है बेटा, यहाँ Q क्या है, ये बात समझ लो। तो यहाँ जो हमारा Q है, Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हमारा हो जाएगा भागफल। क्या? भागफल। ठीक है बेटा, ये सब बेसिक बातें हैं, कोई नहीं बताता, ये सब जान लो। ठीक है, Q बराबर हो जाएगा हमारा भागफल और R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, अब और देखो कुछ बातें बेसिक हैं जो बता दूं मैं आपसे। चलिए और कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं उसे भी समझ लेते हैं। चलो, जैसे अब यहीं से आपसे पूछ लेगा कि एलसीएम एचसीएफ का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखो मैं एक फार्मूला बताऊंगा उसमें से कई सूत्र बन जाएंगे। ठीक है बेटा, एक फार्मूला बताऊंगा उसमें से कई सूत्र बन जाएंगे। जैसे देखो ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, सूत्र डाल लो या फार्मूला, कुछ भी लिख लो। ठीक है, चलिए दोनों लिख दें क्या? चलिए ठीक है, फार्मूला भी लिख देते हैं। चलिए हिंदी से लिखना हो तो हिंदी से लिख लो, इंग्लिश से लिखना है तो इंग्लिश से भी लिख लो। ठीक है, चलो जैसे अब देखो फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये हो गया ना। देखो ये सूत्र केवल आपको एक याद करना है, इसमें से 3-4 प्रकार के सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लें जल्दी से। क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, इसे
ये है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ जैसे पूछ ले, पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या नहीं दी गई है, तो यहाँ आपसे एलसीएम एचसीएफ कुछ भी पूछ सकता है, तो इसे पक्षांतर करके आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, कमेंट करो। चलो अब देखो, इस पूरे किताब में प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली 1.1 में आपको 5 सवाल दिए गए हैं। वो पूरे के पूरे सवाल मात्र आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक बात समझ में आई। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, अब ये हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, फिर इसको सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। देखो पहला प्रश्न जो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो आ गया ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें लगाना है, तभी पूरे में पूरे अंक मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला दिया है 135 और 225, दूसरा नंबर में दिया 196 और 38,220 है, ठीक है। इसी प्रकार 867 और 255 का, ठीक है। चलिए ठीक है। और दूसरे कह रहा है, दूसरा नंबर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है बेटा। तो ये प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसे करा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के पास किताब होगी, ठीक है ना, क्योंकि यह बुक बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूं पहले प्रश्न से। चलिए देखो, चलो देखो, हमने सभी प्रश्न को यहाँ लिख दिए हैं पहला नंबर के, ठीक है। पहला प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमसे साफ कह दिया कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। चलो पहला नंबर है 135 और 225 का, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम होता है बेटा कि सबसे पहले हम जो ए मानते हैं, ये पहला नंबर देखो, पहला नंबर है 135 और कितने का, 225 का, ठीक है। तो यहाँ जब हम ए मानेंगे तो ए सबसे बड़ी संख्या को मानेंगे। किसे बेटा, ए सबसे बड़ी संख्या यहाँ कितनी है, 225 है, तो 225 ए। और बी किसे मानेंगे, जो छोटी होगी, तो बी हो जाएगा हमारा 135। अब देखो एक बात समझ लो, पूरा का पूरा क्लियर हो गया यूक्लिड विभाजन पर प्रमेय का वाला, ठीक है ना। अगर मेरी एक बात नोट कर लोगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हवा में उड़ा दोगे, ठीक है ना। वो कौन सी बात है सर, सुनिए, वो बात है कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। ये बात नोट कर लो या कहीं लिख लो नोट पॉइंट करके। चलो ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। चलो लिखो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। ये ऐसे लिखना है। उसके बाद देखो, अब सबसे बड़ी संख्या क्या बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे बड़ी संख्या देखो, ये यहाँ भाग करने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितनी थी, 225 लिख लेंगे, बराबर देखो 135 उससे छोटी ना, तो 135 से भाग देंगे। अब देखो 135 को 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना 225 से, तो कितना, एक बार, तो 1 का गुणा कराएंगे, ठीक है। नियम समझ लो एक बार बेटा, फिर आपको एकदम से आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार गया, जब एक बार ले जाएंगे तो यहाँ शेषफल कितना बच के आएगा, 90 आएगा, घटा लो 90 आएगा शेषफल, ठीक है बेटा, 90 आएगा शेषफल, ठीक है। अब देखो ये शेषफल 90 आ गया, जो शेषफल आता है उसे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। एक बार गया है अभी। अब देखो पूरा का पूरा प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, जहां पूरा कट जाए तो वहीं पे छोड़ देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी तो समाप्त नहीं हुआ, अभी 90 शेष बचा है ना, क्या अभी 90 शेष बचा है, दिख रहा है। अब और आगे बढ़ाओ, अब यहां लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखे बेटा। चलो देखो, पुनः यूक्लिड विभाजन, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
ठीक है बेटा, ये लिख लो। उसके बाद देखो अब सबसे बड़ी कौन इसमें बची, ये इसका तो काम खत्म हो गया, कट गया ना, भाग दिए। अब यहाँ बचा 135, तो 135 को इधर लिख लो। अब बराबर में उधर कितना, ये 90 जो शेष बचा था, 90 जो शेष बचा था, ये एक समझ लो, 2 तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ठीक है, 90 जो शेष बचा था उसे लिख लो, ये 90 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा बेटा, अब कितने बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो कितना होता है, 9 दूना 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक ही बार ले जाते हैं, एक बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 45 बचेगा बेटा, कितना, 45 बचेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो फिर से पुनः वही नियम आ जाएगा, फिर से आ जाएगा ना, तो फिर से लिख दो, पुनः, फिर से, अभी तो पूरा देखो कटा नहीं ना 90 से, 90 से नहीं कटा 135, तो पुनः लिखो, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ लिख लेना, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ कितना, सबसे ये इसका काम खत्म हो गया क्योंकि काट दिए हम 90 से। अब यहाँ बचा 90 और देखो शेषफल कितना बचा, छोटी संख्या 45। अब तो समझ गए होंगे कि सर कट जाएगा 2 बार में, 45 दूना के 90, शेषफल कितना आया बेटा, 0 आया, क्योंकि पूरा का पूरा कट गया ना, शेषफल 0 आया। कितने से कटा, 45 से कट गया है ना, कट गया ना, इसलिए यहाँ लिख लो, इसलिए लिख लो शेषफल बराबर कितना हो गया, क्योंकि शेषफल बराबर 0। अतः विभाजन प्रक्रिया समाप्त हुई, लिखो, अतः विभाजन प्रक्रिया समाप्त हुई। अतः HCF बराबर, अब कितना आ जाएगा बेटा हमारा HCF, कितना आएगा, अतः HCF किसका पूछा था बेटा, HCF किसका 135 और 225 का ना, 225 का HCF कितना, अतः HCF इतने और इतने का कितना आया, 45, जिससे पूरा कट जाए वही हो जाएगा ना हमारा HCF, यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें कि सर समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बात करें दूसरे प्रश्न की बात करें बेटा। चलो देख लो दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर कह रहा है कि 196 और 38,220। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है ना, 38,220। ठीक है बेटा, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या ए बराबर हम ले लेते हैं, ए बराबर कितना है, 38,220, घबराना नहीं। ठीक है, गुणा भाग आ रहा है तो आसानी से हो जाएगा। बी बराबर कितना बेटा, बी बराबर है 196। अब सभी लोग नियम बताएं, क्या हमने बताया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का हमने कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। समझ रहे हो, चलो यहाँ हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, चलो आप लोग भी लिख लो, यूक्लिड विभाजन से लिख लिए आप लोग। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या, ये है हमारी ए वाली 38,220। ये थोड़ा भाग प्रक्रिया लंबी होगी। अब कितने से भाग देना है बेटा, 196 से ना। अब भाग दो यार, अब भाग दो। चलिए मैं बता दूं, मैंने भाग कर लिया था, ये बड़ी थी तो मैंने इसका भाग पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो कितने बार जाएगा मैं बता दूं, ये जाएगा, आपका भी समय बचेगा, ये जाएगा हमारा भाग करने पर कितने बार, 195। कितने बार, 195 बार में बेटा ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा शेषफल जो होगा वो आ जाएगा 0 प्लस में। क्या, शेषफल आ जाएगा हमारा 0। समझ रहे हो मेरी बात, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। कितने से पूरा कट गया, 196 से पूरा कट गया, तो यही हो जाएगा हमारा HCF, क्योंकि शेषफल आ गया 0। तो अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बहुत ही आसान था, बस यदि आपको भाग आता है। ठीक है, वहाँ यदि एग्जाम में आप थोड़ा फास्ट भाग कर लोगे तो एकदम जिससे पूरा कट जाए वही HCF है, शेषफल 0 आ जाए तो। ठीक है ना, अतः HCF बराबर कितना हो गया बेटा, 196 हमारा हो जाएगा HCF, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब देखो अगला जो तीसरा नंबर था, तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर जल्दी से बताएं, तीसरा नंबर क्या था, 867 और कितना था, और 255। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग की जिम्मेदारी ही करना। मैं अगला प्रश्न अब बताऊंगा, दूसरा नंबर। ठीक है ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, ये वाला करना नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा नंबर,
देखो बेटा अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर जो कि थोड़ा थ्योरी टाइप में है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का है, जहां क्यों कोई क्या है, एक पूर्णांक है। ये बात ध्यान करना है, ठीक है। तो या इसे जब हम हल करेंगे थोड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं, ध्यान समझना आ जाएगा, ये भी बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ मानेंगे हम, माना, ध्यान चलो मेरे साथ लिखते चलो, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ कह दिया ना कि जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना, तो माना एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, क्या बेटा, विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये लिख लो, ये बात नोट कर लो, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अब करेंगे, इसलिए क्या, विभाजन एल्गोरिथम से लिख लो यहाँ, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए लिख लीजिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। चलिए ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो, अब विभाजन एल्गोरिथम का जो रूल था, चलिए यहाँ हम देखिए जो 6 दिया है सबसे बड़ा अंक है ना, तो b बराबर हम मान लिए यहाँ 6 है, ठीक है। a का मान तो हमें दिख नहीं रहा, तो b बराबर 6 ले लिए। क्यों लिए आप समझा रहे हैं, क्योंकि तथा देख लो, क्योंकि 0 ग्रेटर देन लेस देन r और ग्रेटर देन 6, ये 6 किसके स्थान पे है, b के स्थान पे ना, यहाँ a तो था नहीं। जब सूत्र बताएं, याद करो सूत्र, अभी बताए थे a बराबर bq+r, ये ऐसे बताए थे ना, भूल गए क्या, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो r का मान है, किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है। तो यहाँ अर्थात हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात r बराबर 0। अब देखो r का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन 6 से बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। क्या, ध्यान से समझ लो, कह रहा है r का मान जो है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। छोटा का मतलब 5 तक हो सकता है, लेकिन 6 के बराबर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो, अर्थात क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 6 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 तक होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, r का मान कहाँ तक होगा, इसीलिए यहाँ कह दिया r का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन कहाँ तक, 6 से छोटा भी तो है। यहाँ दिखा दिया ना, 6 बड़ा है r से, है ना, तो r का मान कितना, 5 ही तक तो संभव है। इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आ गया तो आप लोग अब पूरा का पूरा सवाल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो a बराबर ध्यान समझना, a बराबर जो हमें था 6q, या तो क्या, a बराबर 6q या 6q+1 था ना, यही तो दिया था, 6q या 6q+1, ठीक है। ये तो हम ले लिए, अब तो इसी के आधार पर करेंगे हम, ठीक है। या हम इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, देखो a बराबर 6q या 6q+1 लिख सकते हैं, या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे और हम लिख सकते हैं, या 6q+2 कहाँ तक लिख सकते हैं, 5 तक लिख दो, 5 तक। या देखो इतना हो गया, फिर लिख सकते हैं 6q+3, 6q+4, है ना। फिर यहाँ और क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग, मैं कमेंट भी देखता हूँ, तथा 6q+5, इतना दूर तक लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया यदि, तो अब उड़ा दोगे, ठीक है ना। उपरोक्त में, अब उपरोक्त में यहाँ लिखो, उपरोक्त में इतना लिखो, उपरोक्त में मतलब समझ रहे हो, इन सब में क्या है बेटा, देखो 6q, 6q+2, 6q+4 क्या है, सम है। ध्यान से देख लो, क्या 6q, यहाँ ध्यान से देखो, 6q, 6q+2 और 6q+4 ये क्या है, सम है ना। तो सम वाले को एक तरफ लिख लो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 6q, 6q+2, 6q+4 क्या है, समपूर्णांक है बेटा, क्या समपूर्णांक है, ठीक है, समपूर्णांक है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब विषम वाले लिख लो, अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5
5 क्या है, विषम पूर्णांक है, यहाँ लिख दो विषम पूर्णांक हैं, क्या विषम पूर्णांक हैं, ठीक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यार हो गया, यही तो हमें दर्शाना था, कह रहा था, ध्यान से समझो प्रश्न फिर से एक बार दिखा रहा हूं, हो गया, बहुत ही सिंपल था, कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, तो हो तो गया, सिद्ध कर दिए, हम सिद्ध कर दिए, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए, ये रखे और आर कमांड समझा दिए थे, और ये देखो सम वाला छांट लिए, विषम वाला छांट लिए, तो विषम वाला हमारा कितना आ गया, 6q+1 6q+3 6q+5, यही तो हमसे पूछा था यार, सिद्ध होके आ गया, ठीक है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो चलो आ जाओ तीसरे प्रश्न में। चलो देखो अगला, यानी कि तीसरा नंबर भी बहुत आसान है, यदि आप लोग थोड़ा सी भी समझोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ध्यान से समझो, मैंने प्रश्न लिख लिया है, किसी परेड में कितना 616 सदस्यों वाली एक सेना, वो सेना किसकी है, आर्मी की, ठीक है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, कह दो तो दौड़ना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, वो हमें स्तंभों की संख्या बताना है बच्चा, ठीक है। तो सबसे बहुत अच्छा सवाल है, देखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि सर ये कैसे होगा, इससे इजी तो कोई सवाल ही नहीं है। तो लिखो सेना की टुकड़ी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, किसी परेड में 616 है ना, तो यही तो हो जाएगा कुल सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल, यहां लिख लो, हल करो, हल लिखो, चलो, कुल सदस्यों की संख्या बराबर कितना, 616 है ना। अब देखो ये तो 616 हो गए, आर्मी बैंड में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, आर्मी बैंड में, इनकी भी लिख लो, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है, ये देख लो, टुकड़ी के 32 सदस्य हो, ये आर्मी बैंड के हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, 32 हैं, मैंने अभी बताया, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, HCF वाला ना, HCF ना, तो बेटा क्या बताया मैंने, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यहाँ ए बराबर 616 हो जाएगा, और इसे मान लेंगे बी बराबर हो जाएगा कितना हमारा, बी बराबर हो जाएगा 32। और अब बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं सर्वप्रथम ना, तो लिख लो यार, यहाँ लिख लो यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो चलो मार दो बाजी, तुरंत हो जाएगा यार सवाल हल, कोई देर नहीं लगेगा, ठीक है, तुरंत हो जाएगा, मात्र सेकंडों का काम है, यदि आप लोग चाह लो तो सेकंडों का काम है, ठीक है। चलो देखो यहां लिखो 616 बराबर 32 गुणे कितने बार जाएगा, आप लोग बताएं यार कितने बार जाएगा, चलिए 19 बार में बेटा, क्या 19 बार में 18 शेषफल बच जाता है, ठीक है, 19 बार में 18 शेषफल बच जाता है, करके देख लो, 19 का 32 का गुणा जब 19 बार कराओगे तो इसमें 18 शेषफल बच जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं कटेगा, हमने चेक कर लिया है, ठीक है, पूरा नहीं कटेगा, तो 18 शेषफल बच जाएगा, तो अभी एक बार और हो जाएगा ना, एक बार और कराएंगे ना, ध्यान से समझो मेरी बात, जो अभी मैंने सवाल पहले बताया वो वाला रिपीट हो रहा है ना, वही है, ठीक है। तो एक बार जब पुनः कराएंगे, पुनः ठीक है, पुनः जब कराएंगे लिख लो वही वाला जो पहले लिखाए थे, पुनः कराने पर, ठीक है। तो देखो पुनः, अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ का, ये तो कट चुका है ना, तो यहाँ 32 बचा, 32, और शेषफल कितना है बेटा 8, तो 8 चौक बेटा, 8 चौक 32, तो शेषफल कितना हो गया, हमारा शेषफल हो गया 0, कितना 0, तो किससे कट गया पूरा, 8 से, जिससे कट गया तो वही हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, HCF हमारा कितना आ गया बच्चा, 8 आ गया, जब 8 आ गया तो यही तो हो जाएगी हमारी किन की संख्या, बैंडों की, स्तंभों की संख्या हो जाएगी, नहीं यही जो पूछा था, अधिकतम, क्या उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं, तो उनकी अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, तो चलो यहाँ लिख देते हैं, उनकी अधिकतम संख्या
बराबर 8। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा। ठीक है, सभी लोग लिख लें, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न यानी कि चौथा नंबर, चलो देख लो। चलो देखो चौथा नंबर जो कि है बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा गलत करके चले जाते हैं। ये देखो चौथा नंबर बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से प्रश्न पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अभी नहीं समझ में आया ना बच्चा, अभी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पढ़ो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है या होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको संकेत भी दे दिया है, संकेत दे दिया है समझने के लिए। या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, साफ साफ कह दिया कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जब मान लेंगे हम तो 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब देखो इसका वर्ग नहीं कर सकते हो आप, पहले 3q का आप वर्ग कर दीजिए, फिर 3q+1 का वर्ग कर दीजिए, 3q+2 का वर्ग कर दीजिए। इसमें वर्ग करके क्या करना है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में अभी नहीं आया, मैं करके बता दूं, चलो ठीक है करके बता रहा हूं। चलो अच्छा ध्यान से समझना, देख लो एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो जो माना था उसे हम मान लेंगे। ठीक है, हल लिखो, हल माना, वही मानना है, माना x कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, माना x कोई धन पूर्णांक है। यह लिख सकते हो, यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में होगा। किसके रूप में, 2 के रूप में होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया से राइटिंग से वहां लिखना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, रूप में होगा। यदि ध्यान से सुनो, वर्ग करने को कहा है ना, यदि n बराबर हम मान ले बेटा इसे 3q, क्या मान ले, यहाँ देखो वहां यम दिया था, हम क्यों मान लिए, कोई फर्क नहीं, कुछ भी मान लो। ठीक है, यदि n बराबर 3q मान ले तो आप देखो इसका वर्ग कर दे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो यार, दोनों पक्षों का वर्ग, उसमें साफ साफ कहा है कि वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो, सीधा से यार, सिंपल सवाल था, बस आप लोग डर गए। तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 और ये q का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, इतना हो जाएगा। तो यहाँ n स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3 × q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखो। अब देखो जब लिख सकते हैं यार तो क्यों नहीं, अब ये इस रूप में नहीं हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर ये 3 तो इसी प्रकार रहेगा, 3 को लिख लो। अब देखो 3 को हम इसी प्रकार लिख लिए, लेकिन ये देखो जब वर्ग करेंगे ये किसके रूप में था, यम के रूप में था ना, ये यम के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, जो शुरू में ही दिया था ना, दिया था कि नहीं 3q वाला, तो यहाँ यम आ जाएगा यार। कितना सिंपल सी बात है, कितना सिंपल सी बात है, यम हो जाएगा और जो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, वो सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगी, ये हो जाएगा क्योंकि मैं उसका मतलब भी समझा देता हूँ। ये 3m हो जाएगा, लेकिन जहाँ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर, यम के स्थान पे हम इतना रख देंगे, क्या यम के स्थान पे इतना रख देंगे 3q स्क्वायर। ये बात बार बार बताना न पड़े, यही पूरा रखना है। ठीक है, देखो यहाँ n स्क्वायर रखे, n दोनों का वर्ग करें तो n स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 त्रिक का 9 और q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम तोड़ेंगे जब 3 × 3 ना, तो ये इतने के स्थान पे 3q स्क्वायर के स्थान पे हम कितना रख दिए, यम रख दिए, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 3 ये गुणे में और इसके स्थान पे यम, तो 3m हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ लिख भी दिए कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर। समझ गए इतना। अब दूसरे वाले का करें, दूसरे वाले का भी करते हैं इसी प्रकार। चलिए दूसरे वाले का भी कर देते हैं इसी प्रकार। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले का देख लो। यदि n बराबर 3q+1, दूसरा यही था। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है n बराबर 3q+2 का करना है, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। इसका चलिए एक बार कर देते हैं पूरे का। ये देखिए 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। a+b का होल स्क्वायर मालूम है कि नहीं, सभी बच्चे बताएं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²+b² + 2ab। सभी लोग लिख लें सूत्र, यही सूत्र काम देगा, ठीक है। चलो अब तोड़ लें, तो चलो तोड़ लेते हैं। n स्क्वायर बराबर ये देखो 3 त्रिका 9, लेकिन q का स्क्वायर हो जाएगा बेटा क्या, q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a² + b² b का यानी कि 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab 2 गुणे ab, a के स्थान पे कितना है 3q प्लस b के स्थान पे कितना है 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9q² + 1, ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। देखो a² + b² + 2ab हुआ था ना, ये गुणे में है, ठीक है, ये गुणे में है। तो ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस का 6q हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सभी लोग बताएं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा, पहले इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 9q² + 6q + 1 को इधर रख देते हैं साइड में, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन कर लेना है। क्या कॉमन हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा क्या, क्योंकि 3m के रूप में हमें बनाना है ना। तो यहां से जब 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 त्रिका 9q² प्लस यहाँ कितना बचेगा 2q, क्या 2q बचेगा कि नहीं, 2q ये +1। अब देखो, अब यहाँ ध्यान समझो, यहाँ 3q² + 2q के स्थान पे हम यम रख देंगे, बन जाएगी बात हमारी, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो चलो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं n स्क्वायर बराबर 3, यहाँ यम रखेंगे +1, जहां क्या यम बराबर क्या है, जहां यम बराबर कितना है 3q² + 2q, यही तो है, यही तो रखें यम के स्थान पे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, जल्दी सभी लोग बताएं समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार अब आप निकाल सकते हो किसका, n बराबर 3q + 2 का। अब इसका स्क्वायर कर देना, फिर इसका a+b का होल स्क्वायर लगा के तोड़ देना, आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी प्रकार कर लेंगे, सिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही दर्शाना है, ठीक है। दोनों एक और दर्शा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी, मैं 2 समझा दिया हूँ, ठीक है। यदि ये सूत्र नहीं आता तो मैं ये लिख दिया हूँ, इसे रट लो, ठीक है, सूत्र के माध्यम से आ जाएगा। चलिए हम 5वें की बात कर लें। तो चलिए 5वां नंबर देख लीजिए। अब 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर समझना बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। अब देखो यहाँ आपको क्यूब कर दिया यार, क्या दिक्कत है, a+b का होल क्यूब इस बार सूत्र लगा देना, ठीक है। सूत्र नहीं पता तो बता दो यार, सूत्र तो सब लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इतना छोटा छोटा सूत्र यार, 10 में हो 9 का सूत्र है, सब आ रहा है, 6, 7, 8 में ये सब सूत्र लगते हैं, ठीक है। तो मैं अब छोड़ दूं, अब ये वाला कर लेना, 5वें एकदम चौथे की तरह है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। कल हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।